हेलो विद्यार्थियों, आज हम ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के बारे में स्टडी करेंगे। यह क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य भाग में संपन्न होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक अम्ल के दो अणुओं में टूट जाता है। इस क्रिया में टोटल 10 स्टेप शामिल है। उन 10 स्टेप में स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 10 यह होती है अनुत्क्रमणीय, और बाकी जो 7 स्टेप बची है वो होती है उत्क्रमणीय। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया ऑक्सीशोषण में भी पाई जाती है और अनऑक्सीशोषण में भी पाई जाती है। पहले हम इस क्रिया के बारे में समझेंगे, एक आरेख के द्वारा इस क्रिया को समझेंगे और उसके बाद में इस क्रिया से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस क्रिया को अपन समझते हैं। इस क्रिया में सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यह कन्वर्जन हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है और इसमें एक एटीपी खर्च होता है। इसके बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। यह कन्वर्जन आइसोमेरेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। इसके बाद में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। यह कन्वर्जन फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है और इसमें एक एटीपी का खर्चा होता है। इसके बाद में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को एल्डोलेज एंजाइम द्वारा तोड़ दिया जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। यह जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना है यह कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और यह कन्वर्जन प्रेरित किया जाता है आइसोमेरेज एंजाइम के द्वारा। इस प्रकार से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कुल 2 अणु बन जाते हैं। इसके बाद में ये जो 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अणु बने हैं ये क्रिया कर लेते हैं 2NAD। NAD मीन्स निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और 2PI से, PI मीन्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इस क्रिया से बनते हैं 2 अणु 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। यह क्रिया डिहाइड्रोजनेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित की जाती है। इस क्रिया में NADH2 के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ये जो 2 NADH2 बने हैं वो चले जाते हैं ETS में। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है और यह NADH2 का ऑक्सीकरण करता है और इस ऑक्सीकरण से ATP बनते हैं। एक NADH2 के ऑक्सीकरण से 3 ATP अणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पे 2 NADH2 बन रहे हैं तो 2 NADH2 का ऑक्सीकरण जब होगा तो 6 ATP बन जाएंगे। इसके बाद में ये जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है यह कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में और यह कन्वर्जन फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। इस कन्वर्जन में 2 ATP अणुओं का निर्माण हो जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के द्वारा। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन मीन्स जब ATP अणुओं का निर्माण क्रियाधार की एनर्जी से हो जाता है तो इसे बोला जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। इसके बाद में ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बने हैं ना 2 अणु, ये कन्वर्ट हो जाते हैं 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणुओं में और यह कन्वर्जन प्रेरित किया जाता है म्यूटेज एंजाइम के द्वारा। इसके बाद में ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के जो 2 अणु बने हैं इनसे जल के 2 अणु निकल जाते हैं और बनता है 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जिसको बोल सकते हैं PEP। यह क्रिया इनोलेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित की जाती है
और लास्ट क्रिया के अंदर क्या होता है कि ये जो दो अणु बने ना 2PeP के मीन्स फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के, ये कन्वर्ट हो जाते हैं पायरुविक एसिड में। तो पायरुविक एसिड के बन गए दो अणु, और इस क्रिया को प्रेरित करने वाला एंजाइम होता है पायरुविक एसिड काइनेज। और इस क्रिया में एटीपी के दो अणु बनते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के द्वारा। इस प्रकार अपने ग्लाइकोलाइसिस क्रिया पढ़ ली। इस क्रिया में कुल जो एटीपी बनते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से तो बनते हैं 4 एटीपी, और ईटीएस के द्वारा बनते हैं 6 एटीपी। तो 4 6 कितने हो गए 10, और 2 एटीपी हो जाते हैं खर्च। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि 10 में से 2 गए तो बच गए 8, यानी कुल 8 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। और ये बात है ऑक्सीशोषण क्रिया की। अगर अनऑक्सीशोषण क्रिया संपन्न होती है तो वहाँ पर ये जो NaDH2 जो बने ना, वो NaDH2 वापस यूज में आ जाते हैं। तो ये 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 - 2 = 2। तो अनऑक्सीशोषण क्रिया में ग्लाइकोलाइसिस से 2 एटीपी का लाभ होता है और ऑक्सीशोषण में 8 एटीपी का लाभ होता है। अब हम ग्लाइकोलाइसिस क्रिया से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया का स्थल कौन सा है? केंद्रक, कोशिका द्रव्य, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी सही होगा, कोशिका द्रव्य। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस की खोज किन वैज्ञानिकों ने की थी? तो 3 वैज्ञानिक हैं। एक का नाम है एम्बडेन, दूसरे का नाम दिया मेयरहोफ, तीसरे का नाम दिया परनाज। इन्होंने ग्लाइकोलाइसिस क्रिया की खोज की थी, इसीलिए इस क्रिया को बोलते EMP पथ। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस का अन्य नाम क्या है? TCA चक्र, EMP पथ, C3 चक्र, CAM चक्र। तो राइट आंसर हो जाएगा EMP पथ, एम्बडेन मेयरहोफ परनास पथ। अगला क्वेश्चन, कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक, कोशिका द्रव्य, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, तो इसके एंजाइम भी कोशिका द्रव्य में ही पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी क्रिया वायवीय तथा अवायवीय शोषण दोनों में समान रूप से पाई जाती है? ग्लाइकोलाइसिस, TCA चक्र, ATS, A तथा B दोनों। तो ऑप्शन ए सही जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया वायवीय शोषण में भी पाई जाती है और अवायवीय शोषण में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में कितने चरण होते हैं? तो चरणों की बात करें ना, स्टेप, तो टोटल 10 चरण होते हैं इसमें, जिनमें से पहला चरण, तीसरा चरण और 10वां चरण ये होता है अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल, और बाकी जो 7 चरण है वो होते हैं उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में ऑक्सीजन के कितने अणुओं का उपयोग होता है? 0, 1, 2, 3। तो ऑप्शन ए सही जाएगा, 0। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में ऑक्सीजन के एक भी अणु का उपयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज अंत में किस में परिवर्तित होता है? तो एंड में बन जाता है इससे पायरुविक अम्ल। तो ऑप्शन सी सही जाएगा, पायरुविक अम्ल। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस से कितने एटीपी अणुओं का निर्माण हो सकता है? तो कितने एटीपी बन सकते हैं? तो ये पूछा है कितने एटीपी यहाँ पे बन सकते हैं। 2 एटीपी, 8 एटीपी, 2 एटीपी या 8 एटीपी, 12 एटीपी।
तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से बनते हैं 4 एटीपी और कंज्यूम्ड मतलब खर्च हो जाते हैं 2 एटीपी। और अगर ऑक्सीशोषण क्रिया है तो जो 2 NADH2 बने हैं वो ETS के द्वारा उनका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो जाता है, मतलब ऑक्सीकरण हो जाता है। तो एक NADH2 से बन जाते हैं 3 एटीपी, तो 2 से बन जाएंगे 6 एटीपी। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं 4, 6, 10 और 10 में से 2 गए तो 8। तो 8 एटीपी ऑक्सीशोषण में ग्लाइकोलाइसिस की वजह से प्राप्त होते हैं। लेकिन अनऑक्सीशोषण की अगर बात करें तो वहाँ पर ये जो 2 NADH2 जो बने ना वो यूज में आ जाते हैं वापस, तो इनको हटा देते हैं। तो 4 - 2 = 2। तो आंसर जाएगा 2 या 8 एटीपी। ऑप्शन सी सही होगा। अगर ऑक्सीशोषण की बात है तो 8 एटीपी और अनऑक्सीशोषण की बात है तो 2 एटीपी। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीशोषण में ग्लूकोज के एक अणु से ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा कितने एटीपी का लाभ होता है? 2 एटीपी, 8 एटीपी, 2 एटीपी या 8 एटीपी, 12 एटीपी। तो यहाँ पर ऑक्सीशोषण की बात हो रही है तो ऑक्सीशोषण में कुल 8 एटीपी का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन अनऑक्सीशोषण में ग्लूकोज के एक अणु से ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा कितने एटीपी का लाभ होता है? 2 एटीपी, 8 एटीपी, 2 एटीपी या 8 एटीपी, 12 एटीपी। अनऑक्सीशोषण की बात हो रही है तो अनऑक्सीशोषण में ग्लाइकोलाइसिस से 2 एटीपी का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया से एटीपी उत्पन्न होते हैं 2, NADH2 उत्पन्न होते हैं 2 और पायरुवेट के भी 2 अणु उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। पहला ऑप्शन दिया 8 एटीपी, 2 NADH2, 2 पायरुवेट, ये नहीं जाएगा। दूसरा दिया 2 एटीपी, 2 NADH2, 2 कोएंजाइम में, ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन दिया 2 एटीपी, 2 NADH2 और 2 एसीटेट, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है जंतु कोशिकाओं में ग्लूकोज के विखंडन की पहली अवस्था का नाम पूछा है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, ETS, ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण। तो ग्लूकोज का जो विखंडन होता है उसमें सबसे पहली स्टेप आती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में आती है योजक क्रिया, उसके बाद में क्रेब चक्र, उसके बाद आती है ETS तथा ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तन जो ग्लाइकोलाइसिस की पहली अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है किसके द्वारा उत्प्रेरित होती है? तो जो ग्लाइकोलाइसिस की जो फर्स्ट अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है उसमें जो एंजाइम काम में आता है उसका नाम पूछा है। पहला ऑप्शन दिया PFK मतलब फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। दूसरा ऑप्शन है एल्डोलेज, हेक्सोकाइनेज। तीसरा ऑप्शन हो गया, चौथा ऑप्शन है इनोलेज। तो यहाँ पर जो एंजाइम काम में आएगा वो आएगा हेक्सोकाइनेज। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में क्या असत्य है? इसमें 2 चरणों में एटीपी का उपयोग होता है, सही बात है। पहला चरण और तीसरा चरण इसमें एटीपी का उपयोग हो रहा है। यह प्रति ग्लूकोज अणु 2 NADH2 का उत्पादन करता है, बिल्कुल सही बात है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक अणु के लिए 2 NADH2 का उत्पादन होता है। इसमें ग्लूकोज का अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है, यह भी सही बात है। एक ग्लूकोज 2 पायरुविक अम्ल में टूट जाएगा। लास्ट ऑप्शन दिया है यह प्रति ग्लूकोज अणु 2 FADH2 का उत्पादन करता है, यह गलत है। तो असत्य पूछा तो ऑप्शन डी जाएगा क्योंकि यहाँ पे FADH2 नहीं बनते हैं। अगला क्वेश्चन ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन का निष्कासन किसके द्वारा होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, NAD+, ATP और आणविक ऑक्सीजन। ऑप्शन ए से होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन निकलते हैं और इन्हें ग्रहण कर लिया जाता है NAD के द्वारा, जिससे बन जाता है NADH2। तो यहाँ पे जो ऑक्सीकरण हो रहा है वो हो रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का।
अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस में किस अभिक्रिया में जल मुक्त होता है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के दौरान, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के दौरान, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के दौरान, या 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के दौरान। तो ऑप्शन डी सही होगा। ये अभिक्रिया नंबर 9 है। यहाँ पे पीजीए मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है पीईपी मतलब फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में, और इस दौरान जल के अणु मुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस में ऊर्जा उत्पादन वाला चरण है। ऊर्जा उत्पादन मतलब एटीपी निर्माण वाला। एटीपी कहाँ बन रहे हैं? एटीपी कहाँ बन रहे हैं? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के दौरान एटीपी बनते नहीं, एटीपी खर्च होते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं जाएगा। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के निर्माण के दौरान, हाँ यहाँ पे एटीपी बन रहे हैं। पीईपी मीन्स फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड के निर्माण के दौरान यहाँ पर भी एटीपी बन रहे हैं। तो बी और सी दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस द्वारा उत्पन्न पायरुवेट का परिवहन कहाँ से कहाँ होता है? तो ये पायरुवेट मतलब पायरुविक एसिड, यह बनता कोशिका द्रव्य में और कोशिका द्रव्य से चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन बी में दिया कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया में इसका परिवहन हो जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज की अनुपस्थिति में सुक्रोज क्रियाधार के रूप में काम आ सकता है, जिसका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जल अपघटन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? मतलब सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ने वाला एंजाइम का नाम पूछा है। तो यहाँ पर याद रखना इन्वर्टेज एंजाइम होता है जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। ऑप्शन बी सही होगा, इन्वर्टेज।